नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। स्पेशल रिपोर्ट में आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। देखिए, कोडीन कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री के खिलाफ एक्शन जारी है। 5 जिलों में छापेमारी तेज हो गई है और अब तक 3.5 लाख से ज्यादा बोतलें बरामद की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए है। 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इस केस में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि यह नशीली सिरप नेपाल और बांग्लादेश सीमा पार भी तस्करी की जा रही थी। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी पुलिस ड्रग्स के खिलाफ जिस जोर शोर से मैदान में उतरी है, उसका नतीजा अब साफ दिखने लगा है। जांच के दौरान नशे के सिंडिकेट के तार भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमाओं के पार तक नजर आ रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश तस्करी किए जाने के सबूत भी मिले हैं। हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। कोडीन आधारित कफ सिरप जो नशे की लत के लिए युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पिछले कई दिनों से लगातार छापेमारी हो रही है। सोमवार को 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को भी एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वाराणसी के रामनगर स्थित सूजाबाद से कफ सिरप के बड़े गोडाउन का खुलासा हुआ, जहां ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट के अंदर छिपा हुआ भारी मात्रा में कोडीन सिरप का गोदाम पकड़ा गया। बाहर से देखने में ये सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन लगता था, लेकिन अंदर था नशे का पूरा साम्राज्य। कोडीन युक्त कफ सिरप के विरुद्ध जो लगातार वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, इसी क्रम में आज थाना रामनगर में एक जगह पे एक अवैध गोडाउन पकड़ा गया है, जिसमें से भारी मात्रा में ये लेबोरेट कंपनी का एसकफ सिरप बरामद हुई है और लगभग 30,000 बोतलें बरामद हुई हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 60 लाख का है। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ है कि ये जमीन जिसमें ये अवैध गोडाउन चलाया जा रहा है, इसका ये मनोज कुमार यादव के नाम से रजिस्टर्ड है, जो शुभम जायसवाल का करीबी है। प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि कोडीन आधारित कफ सिरप से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। जांच के लिए एक SIT भी बनाई गई है, जो सभी चल रही जांचों की नियमित समीक्षा करेगी, अभियुक्तों से मिले सभी सुराग को जोड़ेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी। पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक SIT, एक IG लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। प्रदेश में तस्करी की गई कफ सिरप की भारी बरामदगी हुई है। अब तक लगभग 3 लाख से ज्यादा बोतलें बरामद की जा चुकी हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। अब तक इस अवैध व्यापार से जुड़े कुल 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे तस्करी सिंडिकेट में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाएगा। वहीं 8 दिसंबर को ED ने भी शुभम जायसवाल को समन देकर तलब किया था, लेकिन शुभम जायसवाल ED दफ्तर नहीं पहुंचा। उसकी ओर से पेश हुए वकीलों ने बताया कि वो बहुत बीमार है, लिहाजा आने जाने में असमर्थ है। एक लंबी तारीख भी मांगी, लेकिन ED ने 12 दिसंबर को ही दोबारा शुभम जायसवाल को तलब किया है। 3 नोटिस पर शुभम जायसवाल ED के दफ्तर नहीं आता है तो उसके खिलाफ अगले लेवल की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली के रविंद्रनाथ सोनी पर 8 देशों में 970 करोड़ की ठगी का आरोप अभी तक सामने आया है। वहीं इस मामले में कानपुर पुलिस ने सोनू सूद और खली को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने सोनी को 6 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। अब पुलिस उसकी कंपनी को प्रमोट करने वाली हस्तियों से संपर्क कर रही है।
नाम है रविंद्रनाथ सोनी, पता दिल्ली का मालवीय नगर, लेकिन ठगी का नेटवर्क फैला हुआ है 8 देशों में। भारत, दुबई, जापान, रूस समेत कई देशों के लोग इसके जाल में फंसे। अब तक सामने आई ठगी की रकम 970 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये तस्वीरें अब सोनी के गले की फांस बन गई हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली और कई पूर्व क्रिकेटर, सबके साथ सोनी की मुस्कुराती तस्वीरें। इन हस्तियों ने सोनी की ब्लू चिप कंपनियों को प्रमोट किया था और इसी प्रमोशन के भरोसे हजारों लोगों ने अपना पैसा लगा दिया। अब कानपुर पुलिस ने सोनू सूद और खली को नोटिस भेज दिया है। जल्द ही इनसे पूछताछ होगी, क्या वे सिर्फ प्रमोशन के लिए आए थे या कुछ और। ये रविंद्रनाथ सोनी जो अभी पुलिस की जुडिशियल कस्टडी में है, इसके द्वारा दुबई में बड़े स्केल पर फ्रॉड किया गया है, जिसमें इंडियंस के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों के साथ भी इसके द्वारा फ्रॉड किया गया है। इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट अपनी ब्लू चिप कंपनी में करवाया था। करीब इसकी 20 कंपनियां थी, 20 में से 4 इनएक्टिव हो गए, 16 फंक्शनल हैं। एक कंपनी इसकी डायरेक्टर अभी भी गुरमीत यूएस से उसको कंपनी के अकाउंट्स को हैंडल कर रही है। देहरादून से 30 नवंबर को गिरफ्तार हुए रविंद्रनाथ सोनी को कोर्ट ने 6 दिन की पुलिस रिमांड दे दी है। एसआईटी उससे लगातार पूछताछ कर रही है। यही नहीं, पीड़ितों का आमना सामना भी कराया जाएगा। जांच में रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब तक 14 कंपनियां पकड़ी गई, 5 से 6 और कंपनियों के सुराग मिले। अलग अलग बैंकों में करीब 22 खाते मिले। 8 डिजिटल लॉकर, एक लॉकर में ही 800 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी मिली। दुबई में शूट लग्जरी प्रमोशन वीडियो, डॉलर से भरा सोफा, ये सब अब सबूत बन गए हैं। जापान और रूस की कंपनियों ने भी इसमें करोड़ों लगाए हैं। आरोपी सोनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा गया है। जितने भी सेलिब्रिटी इसके साथ दिख रहे हैं, सबके बयान लिए जाएंगे। हमारे पास से काफी संख्या में इंडियंस जो दुबई में रहते हैं वो भी आए हैं। उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसके हम लोग पीसीआर ले रहे हैं। पीसीआर लेने के बाद इससे कुछ और जानकारी की जाएगी। इसके अब तक हमें इंडियन 22 अकाउंट्स का पता लग चुका है और इससे जो इसने क्रिप्टो में करेंसी कन्वर्ट कर रखा है और इसके क्या क्या और ट्रेल है, इसके पीसीआर के बाद पता लग जाएगा। इस संबंध में हमने एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो टेक्निकली जो साउंड है उनको इस टीम में इकट्ठा कर दिया। अमूमन रविंद्रनाथ सोनी होटल का खाना ही खाता था। गिरफ्तारी वाले दिन वह परिवार के साथ देहरादून के एक होटल में था। उसे खाना पसंद नहीं आया तो उसने तवा रोटी, सब्जी और पिज्जा ऑर्डर करने के लिए मोबाइल पर फूड डिलीवरी ऐप को डाउनलोड किया। शातिर यही चूक कर गया और ऐप में लॉगिन करने के लिए अपना नाम व लोकेशन शेयर की। इस दौरान क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम देहरादून के आसपास ही थी। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए उसे होटल से दबोच लिया। फिलहाल तो ठगी का ये खेल अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। जिन बड़े बड़े नामों ने इस महाठग को चमकाया, उनकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ एक फोटो तक सीमित थी? कानपुर से एसआईटी की जांच जारी है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ठगी का आंकड़ा 970 करोड़ को भी पार कर सकता है। 22 बैंक अकाउंट्स का भी जिक्र सामने आया और इन सब के बीच जो डॉलर्स हैं और जो पॉन्ड्स हैं उसने किस तरह रखे हैं उसका भी वीडियो वायरल हुआ। कुछ ऐसे नेता और अभिनेता भी हैं जिनको चकाचौंध दिखाकर और जिनकी चकाचौंध के माध्यम से कईयों के साथ ठगी हुई और ऐसे में अब पुलिस रूट लेवल तक जा रही है और जहां एक और उसकी पीसीआर ले ली है तो वहीं अब पुलिस इनका कई जगह आमना सामना भी करा सकती है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू की सिटी कानपुर। गोवा अग्निकांड केस में लूथरा ब्रदर्स की तलाश तेज हो गई है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है और इसके लिए पुलिस ने सीबीआई को लेटर लिखा है। गोवा के गुनहगार थाईलैंड फरार। इंडिगो से फुकेट भागे लूथरा ब्रदर्स। लूथरा के क्लब पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर भाग चुके हैं। खबर है कि सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड में शरण ली है। जानकारी के मुताबिक
गोवा क्लब अग्निकांड हादसे के अगले दिन 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट 6E1073 से थाईलैंड के फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। इससे साफ है कि लूथरा ब्रदर्स ने पुलिस की कार्रवाई से बचने की पूरी योजना बनाई थी, जिसके बाद अब लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है ताकि दोनों को भारत वापस लाया जा सके। इस बीच क्लब के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता की भी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों को पकड़कर ही इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। दिल्ली में ये रोमियो लेन जो कि लूथरा ब्रदर्स का ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर मैं खड़ी हूँ। और ये बताएं, आप कब से काम करते हैं? 3 महीना। 3 महीना। तो आपको पता है ना कि लूथरा ब्रदर्स का गोवा में भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर आग लगी है? वो तो न्यूज में देख के पता चला मैम, इससे पहले पता अच्छा, तो वहाँ पर 25 लोग मारे गए, जिसमें से 20 लोग स्टाफ के थे। कोई था आपका जानने वाला? आप दार्जिलिंग से हैं? सुना है दार्जिलिंग का एक भी इस एक्सीडेंट में मर गए। अच्छा, तो अभी ये रेस्टोरेंट ऑपरेट चल रहा है, हो रहा है? चल रहा है। तो कितने बजे से कितने बजे तक चलता है और कब बना था ये रेस्टोरेंट? ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, लिखा है। तो 12 बजे से स्टार्ट होता है मैम। अच्छा, 12 बजे से रात 1 बजे तक चलता है। अच्छा, वहाँ पे तो इतना बड़ा फायर का जो कांड हुआ, यानी कि अग्निकांड हुआ और उसमें 25 लोग मारे गए, यहाँ पर क्या इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? क्योंकि वहाँ पर तो सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसी के चलते 25 लोग मारे गए। यहाँ तो सब सारा सुरक्षा व्यवस्था करके रखा है मैम। अच्छा, अरे 3 फायर एग्जिट है। अच्छा, 3 फायर एग्जिट है। तो अगर ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कितने लोगों की कैपेसिटी है? 100 से 150 लोगों की कैपेसिटी है। ये आउटर एरिया में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर फायर से बचने के लिए, यानी कि अगर कोई ऐसी घटना होती है तो उसको बुझाने के लिए तमाम इंतजाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। कुल मिलाकर नाइट क्लब अग्निकांड में 25 मौतों के गुनहगार की तलाश तेज हो गई है। गोवा से लेकर मुंबई और दिल्ली तक लूथरा ब्रदर्स की प्रॉपर्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। एक्सप्रेसवे पर आप सोचते हैं कि सीसीटीवी आपकी सुरक्षा के लिए लगे हैं, लेकिन सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो हुआ उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां सुरक्षा के नाम पर लगे कैमरे प्राइवेसी छीनने और ब्लैकमेल करने का हथियार बन गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हलियापुर टोल प्लाजा। यहीं पर ATMS यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का कंट्रोल रूम है। इसी कंट्रोल रूम से असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार एक्सप्रेसवे के सैकड़ों कैमरों पर नजर रखता था। पीड़ितों का आरोप है कि जैसे ही कोई जोड़ा कार रोक कर थोड़ा एकांत चाहता, आशुतोष कैमरा जूम करके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, फिर मौके पर पहुंच जाता और कहता, वीडियो वायरल कर दूंगा, पैसे दो वरना सब देख लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो चर्चा का विषय बना हुआ है, आशुतोष सरकार नामक का असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वसूली का आरोप लगा है। वही वसूली खड़ी गाड़ियों में जो कपल और फैमिली वालों के परिवार को अश्लील वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेलिंग करता था और मोटी रकम की वसूली करता था। लेकिन पैसे की लेन देन को आपस में लेकर टकराव हुआ और वीडियो वायरल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायत नहीं की गई, कई बार शिकायत हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। काफी दिन से इसकी आवाज उठा रहे हैं। यहाँ से कभी किसी का वीडियो वायरल होता है, कभी किसी का वीडियो वायरल होता है। लोग जा रहे हैं रोड से, उनका वीडियो बन जाता है ऑलरेडी और उसको ये लोग वायरल कर देते हैं। ये बहुत दिन से चर्चाएं थी, बहुत लोगों से पैसा वसूल किया था, मौके बहुत शिकायतें हुई हैं, लेकिन ये आपसी पैसे के विवाद में ये सब निकल के आया है। लोग जो भी वायरल हुआ है। आरोप है कि मैनेजर आशुतोष सरकार ने एक नवविवाहित जोड़े से 32,000 रुपए वसूले। जब पैसे देने के बाद भी वीडियो वायरल हो गया तो पीड़ितों ने हिम्मत दिखाई और सीधे मुख्यमंत्री योगी, सुल्तानपुर DMSP और यूपीटा अधिकारियों को लिखित शिकायत भी भेजी। शिकायत में सबूत भी दिए गए। पीड़ितों ने बताया कि आशुतोष ने टोल प्लाजा के आसपास के 3 गांवों की कई महिलाओं, लड़कियों के भी प्राइवेट फुटेज बनाए और उन्हें भी ब्लैकमेल किया।
यहाँ पर जो कैमरे हैं, बताया जाता है यहाँ पर कि जो कैमरे की रेंज है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि घुमाकर दिखाएं। यहाँ पर पूरी जो टीम है, उनकी पूरी टीम, जो कंपनी की टीम है, पूरा वर्क कर रही है और यहाँ पर ये चेक करते हैं। जो गाड़ी काफ़ी देर खड़ी हो जाती है कि कोई घटना या कोई कैजुअलिटी ना हो, जिसको लेकर चेक किया जाता है कि कोई, क्योंकि इमरजेंसी में कोई गाड़ी वहाँ भेजना रहता है, चाहे एम्बुलेंस हो, तो इस वजह से जूम करके देखा जाता है। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का मानना है कि अगर गाड़ी काफ़ी देर तक खड़ी रहती है तब देखा जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से कैमरे की निगरानी रखी जाती है चारों तरफ। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर था, उसके ऊपर आरोप लगा है कि इन कैमरों का वो दुरुपयोग करता था, क्योंकि इसका जो रेंज है काफ़ी दूरी तक है। खुलासा होने के बाद ठेका कंपनी सुपरवेव कम्युनिकेशन के आनन फानन में आशुतोष सरकार को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन हैरानी वाली बात ये कि टर्मिनेशन लेटर की तारीख 30 नवंबर 2025 दिखाई गई, जबकि शिकायत 2 दिसंबर को दर्ज हुई थी। यानी बैक डेट में नौकरी खत्म करके कंपनी ने खुद को बचा लिया। अब खबर चलने के बाद हलियापुर पुलिस ने आखिरकार आशुतोष सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैनेजर पे आरोप लग रहा है, इसे किस तरह देखते हैं आप लोग? क्या ये गलत है? जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जिस तरह ये वीडियो वायरल हो रहा है, यहीं से वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? अभी बाद में जो भी होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गलत मानते हैं, नहीं मानते आप लोग? अभी कुछ नहीं कह सकते। जो आरोप जब सिद्ध होगा, अभी जांच चल रही है, उन्हें बाहर कर दिया गया, जो होगा तो देखा जाएगा। इधर आरोपी असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार का कहना है कि उसके ही विभाग के साथियों ने उसकी गैर मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्ड किए, फिर वायरल कर दिए। ये सब उसे हटाने की साजिश के तहत किया गया। जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है हमारी गैर मौजूदगी में, वहाँ पे हमारे विभाग के कुछ साथी थे जिनके द्वारा ये वायरल किया गया और हमें फंसाया गया, हमें वहाँ से हटाने के लिए। सवाल ये है कि जिस सिस्टम को हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया, वो अगर ब्लैकमेल का हथियार बन जाए तो भरोसा किस पे करे? पीड़ित अब मांग कर रहे हैं कि सिर्फ आशुतोष नहीं, पूरी ठेका कंपनी पर भी कार्रवाई हो और सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग के सख्त नियम बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर धार्मिक अनुष्ठान का बड़ा आयोजन राम मंदिर परिसर में देखने को मिलेगा। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की पहली वर्षगांठ 10 जनवरी साल 2025 को मनाई गई थी। दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर साल 2025 को मनाई जाएगी। दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। प्रतिष्ठा द्वादशी का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा द्वादशी का अर्थ है रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी 2024 को भारतीय पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी थी। ये देश में कूर्म जयंती भी मानी जाती है, भगवान का कूर्मा अवतार। इसी को प्रतिष्ठा द्वादशी शब्द दिया गया है। संपूर्ण भारत में किसी भी परंपरा में उनके त्योहार भारतीय काल गणना के अनुसार ही होते हैं। सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। लगभग 850 करोड़ की लागत से बनने वाले इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन अब पूरे क्षेत्र का सीमांकन करा रहा है। मंदिर परिसर के लिए पहले से उपलब्ध 16 एकड़ जमीन के साथ सरकार ने अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है, जिससे निर्माण कार्य का मार्ग साफ हो गया है। यह प्रसिद्ध पुनौरा धाम का मंदिर परिसर है और मंदिर निर्माण के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा कुल 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीतामढ़ी के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर परिसर की तस्वीर है, जहां पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद से जो जमीन का सीमांकन होता है वो जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कटीले तारों की मदद से अब जमीन का सीमांकन कराया जा रहा है और सीतामढ़ी का जो प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर है उसके पास पहले से 16 एकड़ जमीन थी और 50
50 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी जिले के प्रसिद्ध पुनौरा धाम मंदिर के में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के द्वारा भारी भरकम राशि प्रदान की गई है और उस राशि से अब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिसके बाद से सबसे पहली प्रक्रिया थी जमीन अधिग्रहण की। तो जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा हो गया है और जमीन अधिग्रहण के बाद से उसके सीमांकन का कार्य लगातार किया जा रहा है। राकेश अंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।